कि देखिए जो जो टैक्स में रिजेक्ट कर रहे हैं, न्यू स्कीम में ले जा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट आप, और मुझे लगता है कि 1-2 साल में लोग चले ही जाएंगे। तो जैसे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि वो 1.5 करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं, उन 1.5 करोड़ लोगों को अपना मनी मैनेज करना आता है जिनसे आप टैक्स की वसूली कर रहे हैं। उनको मालूम है कि हमको स्टैंडर्ड रेशन नहीं मिल रहा है या होम लोन वाला नहीं मिलेगा, तब भी मुझे घर खरीदना है, क्योंकि वो अपनी प्रायोरिटीज़ अपने ज़रूरत और अपनी कंफर्ट के हिसाब से तय करते हैं और वो एक नई सोच के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है। इसमें बहुत डिबेट है, बहुत सारे लोग कंपलसरी सेविंग और ये चाहिए वो चाहिए। पहले तो वो मांग कर रहे थे कि टैक्स रेट कम करो, अब टैक्स रेट कम करें, नए रिजीम में जा रहे तो बुराई करें कि आप कंपलसरी सेविंग नहीं करा रहे। तो ये तो खैर चलता रहता है देश में, लेकिन अगर आपको वाकई फ्री इकॉनमी और एक मैच्योर इकॉनमी की तरफ जाना है तो आपको ये कम करने पड़ेंगे, जिसकी तरफ एक बड़ा कदम है। अट्रैक्टिव बनाया रादर इसको, तो ज़्यादा लोग इसमें जाएंगे। यतीश जी, बहुत स्मार्टली मैं इसको कहूँगा कि एक चुनावी बजट है ना। इसमें देखिए अभी एकलव्य स्कूलों की बात की, 38,000 टीचर उसमें भर्ती किए जाएगा, 38,800। बड़ा चुनावी बजट सुन के ऐसा लगता है कि सरकार बड़ा पॉपुलिस्ट बजट लेके आए होगी, सब पैसा गरीबों में लुटा देगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ऐसा नहीं है। इस बजट को मैं चुनावी बजट कहते हुए ये कह रहा हूँ कि बहुत स्मार्टली प्ले किया है, अलग अलग सेक्टर्स को इंक्लूसिव बनाया और उनके लिए एक सामने रास्ता रखा कि थोड़ा हम बढ़ रहे हैं 2 कदम, आप 2 कदम बढ़िए। आपको कैसा लगा बजट? देखिए नीरज जी, कोई भी आर्थिक इंसान है जिसको बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसको एक उद्देश्य भी दिया जाएगा कि आपको ये उद्देश्य से बजट बनाना है। कंपनी ले लीजिए, सीएफओ बजट बना रहे हैं अगले 3 साल 5 साल 1 साल का, तो अगर वो अच्छा बजट बनाएंगे तो सीएफओ रहेंगे। अगर खराब बजट बनाएंगे तो कंपनी भी डूबेगी और सीएफओ तो खैर फिर रहेंगे नहीं। और इस हिसाब से अगर आप देखें कि ये चुनावी बजट है, सरकार ये बनी रहेगी इस बजट की वजह से, तो अगर बजट परफॉर्म करता है अपनी एक्सपेक्टेशंस और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, जो नियर टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म होती है, तो हो सकता है लोग दोबारा इसी सरकार को इलेक्ट करेंगे। तो इसलिए जो फाउंडेशनल जो स्टेप्स हैं वो इस बजट में हुए हैं और उस पर थोड़ी तवज्जो देनी जरूरी है। पहली चीज, आपने इसमें अपने टिकर पे भी चला रखा है और हिरानंदानी साहब कह रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो आप देखिए जो सबसे बड़ी स्कीम है सरकार की वो है योजना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। कोई इसमें सरकार घर नहीं बना रही है, मतलब कुछ हद तक बना रही है घर, लेकिन वो अनुदान दे रही है। अगर आप घर बना रहे हैं, आप अगर निचले तबके से आ रहे हैं और आप घर बना रहे हैं, तो आपको 70,000 से 1.5 लाख रुपए का एक तरह से इंसेंटिव कह लीजिए, सब्सिडी कह लीजिए, सरकार दे रही है। आप रूरल एरिया में बना रहे हैं तो 70,000 दे रही है, आप अर्बन या सेमी अर्बन या टियर 2 में बना रही है तो 1.5 लाख रुपए दे रही है। तो ये इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। इसका इस तरह से देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज होगी एक स्कीम, फ्रॉम बिल्डिंग टू इंसेंटिव, फ्रॉम इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट्स टू एक्चुअली गिविंग सब्सिडी ऑन कंस्ट्रक्शन। तो जब आप किसी आदमी को कहेंगे कि आप घर बनाइए तो वो घर बनाएगा ना, क्योंकि स्कीम को पूरी तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर किया कि आप जिस दिन नींव डालेंगे उस दिन आपको 10% मिलेगा, जब आपकी छत डल जाएगी तो आपको 20% मिलेगा, जब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 50% मिलेगा। तो पूरा स्ट्रक्चर स्कीम्स का डिफरेंट हो गया है। उसी तरह से आप देखिए कि मनरेगा का एलोकेशन कम किया गया है और जल जीवन शक्ति, जल जीवन मिशन का एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि मनरेगा पिछले 10-12 साल में एक तरह से एंटाइटलमेंट स्कीम हो गई थी। लोग काम करते नहीं थे, लेकिन उनको ये हो गया था कि हमें तो सरकार से ये पैसे मिलेंगे ही। तो सरकार ने बड़ी कोशिश की कि उससे कोई ना उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एसेट्स या एसेट्स कैसे क्रिएट हो, काफी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उसका आउटपुट अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में बड़ा क्लियरली कहा गया है कि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स मनरेगा में बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए भाई साहब? मतलब बाकी जब जगह एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, इसमें क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एंटाइटलमेंट हो गई है कि हमें पैसे मिलेंगे, हमें काम करने की जरूरत नहीं। इसलिए सरकार उन स्कीम्स पे या उन इश्यूज पे फोकस कर रही है जहां पे एसेट क्रिएशन हो, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो और इम्पैक्ट लास्ट माइल की इनकम पे हो। ज्यादातर मुझे पता है कि बड़े चैनल में या पिंक अखबारों में सिर्फ डिस्कशन सीमित हो जाता है कि टैक्स धारक को क्या मिला, क्योंकि उनको पढ़ने वाले टैक्स देने वाले हैं।
या फिर शेयर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या सेक्टरल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। बजट का पर्पस वो नहीं है, ये देश का बजट है। यानी कि आप 130 करोड़ लोगों के लिए बजट बना रहे हैं, तो मतलब 2 करोड़ लोगों के लिए या 5 करोड़ लोगों के लिए इसका फोकस नहीं है। अब तक अगर 10 साल पहले इसका बजट का फोकस 2 करोड़ लोगों पे था तो वो गलत था। फोकस हो रहा था 100 करोड़ लोगों पे, तो 100 करोड़ पे फोकस कैसे होगा जब तक आप उनके, या तो आप उनकी जेब में पैसा डालें, या फिर आप उनको नौकरी के कोई रास्ता दिखाएं, या फिर आप उनको नौकरी दें। तो जैसे आप कह रहे थे कि ये जो रिक्रूटमेंट का जो है, ये रिक्रूटमेंट का भी तो बजट से ही आएगा, ये कहीं बाहर से नहीं आएगा। अब अगर आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में सारा इंसेंटिव ये 100 करोड़ वाला बजट है ना, इसीलिए तो मैं आज ये बजट की आफ्टर मैथ चर्चा में तो इसीलिए कर रहा हूं कि ये 100 करोड़ वाला बजट है और वोट खींचू बजट है। ये मैं तो मानता हूं बहुत स्मार्टली सब कुछ इसमें किया गया है। तो ये पर्पस सरकार का यही होता है कि पब्लिक गुड के लिए काम करे। सरकार का ये पर्पस नहीं होता कि प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए काम करे। तो जब आप पब्लिक गुड के लिए आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पब्लिक पॉलिसी और आपकी पब्लिक बजटिंग चेंज हो जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा। इसीलिए इसको उस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है कि आपने कहां पे पैसा, एक्सपेंडिचर में आप कहां पैसा डाल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहां डाल रहे हैं पैसा। और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना को क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह देखना चाहिए आपको? क्योंकि उसमें घर बन रहे हैं। हाँ ठीक है, आपने हाउसिंग सेक्टर को टैक्स इंसेंटिव नहीं दिया, बट वही पैसा मतलब अगर आपने किसी को, एक इंडिविजुअल को जो घर अपना बना नहीं सकता था बिना 1.5 लाख रुपए के, उसको आपने घर बनाने का एक मौका दे दिया, तो उसका भी बेनिफिट होगा ना। सीमेंट खरीदेगा, स्टील खरीदेगा, लेबर को पैसा देगा, तो उसका भी एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट बॉटम ऑफ द पिरामिड तक पहुंचेगा, और उस बॉटम ऑफ द पिरामिड से कंज्यूमिंग साइकिल बनेगी। तो अगर 100 करोड़ की आप 100 करोड़ का पहिया घुमाएंगे तो वो पहिया ज्यादा दूर तक घूमेगा और ज्यादा देर तक घूमेगा। उससे आपको वोट भी मिलेंगे और इकोनॉमी को भी फायदा होता है, क्योंकि उसी से पब्लिक वोट बनता है। मैंने ये पहला बजट देखा है सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। हिरेंद्र जी, आपको एक छोटा सा रिएक्शन मुझे चाहिए। इसमें जो सबसे ऊंची टैक्स रेट वाले आदमी थे उनको भी फायदा पहुंचा है, और जो सबसे नीचे वाले थे उनको भी पहुंचा है, एकलव्य स्कूल वाले को भी पहुंचा है, मनरेगा वाले को थोड़ा कम हुआ। हालांकि मनरेगा तो मैं भी मानता हूँ कि ये बेरोजगारी भत्ता का एक नया स्वरूप है जो बहुत दिनों से हमारे यहाँ चल रहा है, थोड़े थोड़े समय पे इसका कोई बहुत प्रोडक्टिव वो नहीं होता। तो इस बजट में कोशिश ये की गई सबको कहीं ना कहीं से सेट किया जाए। हिरेंद्र जी, सही है बात? एब्सोल्युटली सही है। इसलिए ये बैलेंस्ड बजट रहा है। इट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल बजट। ये सर्टेनली लॉन्ग टर्म थिंकिंग बजट का रहा है और ओवरऑल ग्रोथ बजट रहा है। तो मेरे अंदाज से इन्होंने काफी ऐसे क्षेत्र को टच किए जहां एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट भी बन गई है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और टेक्सटाइल्स वगैरह जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां अलॉन्ग विद जीडीपी ग्रोथ भी है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। तो नीरज जी, मेन मुख्य ये बात रही है कि ये सब किस्म के सोच विचार करने के बाद ये बजट बनाया हुआ है कि हर क्षेत्र को इससे फायदा हुआ। लेकिन क्या है, अभी एक जिक्र हुई कि ये फायदा रियल एस्टेट को होगा, जैसे वो पीएम आवास योजना है। लेकिन हमें आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान लोगों की इसेंशियल आइटम्स गिना जाता है। आज की तारीख में हमारे देश में रोटी और कपड़ा हर एक को मिलता है। एटलीस्ट कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, लेकिन हमेशा 2 घर की रोटी मिल रही है, घर का और खाने के लिए भी सरकार दे रही है। लेकिन मकान की बात आप करें तो हम सब समझते हैं कि सबसे अमीर शहर मुंबई गिना जाता है हमारे देश में, लेकिन 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट ओके। मेरे अंदाज से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑन हाउसिंग अ लिटिल मोर। हम क्या है, लोग बोलते हैं कि अरे आपका क्षेत्र दिल मांगे मोर, इतना भी मिल के आप फिर भी आपको ज्यादा चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये झोपड़पट्टी में जितने रहते हैं उनको मकान मिले, उनको मुफ्त में नहीं चाहिए। जो सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं पीएम आवास योजना में, वही हम अपने ये स्लम स्कीम में दे दें तो 50% से ज्यादा लोगों को घर खरीदने की कैपेसिटी है, वो 300 स्क्वायर फीट का ले तो
तो मेरे अंदाज से ये स्कीम के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जितना भी जोर आप अलग अलग सेक्टर में दे रहे हैं वो उससे ज्यादा मकानों में देने की आवश्यकता है, नीरज जी। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, हम चीन की बात देखें कि जिस साल में उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के ऊपर था, तो उनकी जीडीपी ग्रोथ वाज मोर देन 10%, और जो एम्प्लॉयमेंट फुलफिल किया चीन ने, वो दैट वाज बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइक टेक्सटाइल। तो ये तीनों के ऊपर हम देश पर कॉन्सेंट्रेट और भी करें, हम नहीं कहते कि कम किया है, लेकिन और रियल एस्टेट पर कर दें, सरकार करे, माडा करे, सिडको करे, हडको करे, कोई भी करे, प्राइवेट करे, इंसेंटिव दे दे, और भी करने की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू टेक इट टू मेक दैट हाउसिंग फॉर ऑल जल्दी से जल्दी हम उन प्रधानमंत्री के ऑब्जेक्टिव पूरा करें। यही मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सही रहा, लेकिन और करने की आवश्यकता है। हिरनदानी सर, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ।